हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बेटा, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया था यूनिट 2 का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप लोगों ने चैप्टर 5 के जो मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए थे एज एन होमवर्क, आपने अभी तक मेरे पास सबमिट नहीं किया है। इसका मतलब आप रेगुलर वीडियो लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, टाइम टू टाइम अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 2-3 बच्चे हैं, जैसे उज्जवल है, मोनू है, सिर्फ उन्हीं लोगों का होमवर्क आया है मेरे पास। बच्चों, चैप्टर 6 स्टार्ट करने से पहले आप अपना चैप्टर 5 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सभी अपने नोटबुक में लिखेंगे, उन्हें याद करेंगे और उनके स्क्रीनशॉट या फ़ोटोज़ क्लिक करके आप मेरे पास भेजेंगे। फिर से मैं इस वीडियो में मैं फिर से याद दिला रही हूँ आपको, आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, रेगुलर रहिए, सिंसियरली वीडियोस देखिए, समझिए। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ डाउट्स में मुझे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए। बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप सिंसियर नहीं रहते हैं, रेगुलरली वीडियोस नहीं देख रहे हैं, लॉस आपका है। आपकी 12th क्लास है बच्चों, थोड़ा इधर उधर टाइम वेस्ट ना करके सिंसियरली अपनी पढ़ाई कीजिए। और जो चीज़ हम बोल रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं हर वीडियो लेक्चर में, थोरली उनको फॉलो कीजिए, सिंसियरली फॉलो कीजिए। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि टुमारो इवनिंग, कल शाम तक सभी का होमवर्क प्लस इस चैप्टर के नोट्स भी मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने कुछ डीएनए की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना था कि डीएनए एक्चुअली बनता किससे है, डबल हेलिकल मॉडल है किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट थे जिसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था, क्या क्या फीचर्स होते हैं डीएनए में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। देखिए बेटा, डीएनए की जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा है, बट एक क्रोमोज़ोम जबकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें किस तरह से अपने आप को वो मैनेज करता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर हम एक वॉल में एक होल बना देते हैं और मेरे पास एक बहुत लंबी सी वायर है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उसको उसमें एडजस्ट करूँ, उस लंबी सी वायर को मैं उस छोटे से होल में कैसे एडजस्ट करूँगी? कॉइल करके, उसे फोल्ड करके। ठीक है, तो इसी तरह से जो इतना बड़ा डीएनए हमारे पास होता है, वो छोटे से क्रोमोसोम में किस तरह आता है बच्चों? बाय कंडेंसिंग इटसेल्फ, अपने आप को कंडेंस्ड करके, कॉइल्ड करके, फोल्ड करके। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डीएनए जो है अपनी फोल्डिंग करता है, अपने आप को कॉइल्ड करता है और क्रोमोसोम में अपने आप को एडजस्ट करता है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, कि जो डीएनए हेलिक्स है उसकी अगर हमें लेंथ निकालनी है टोटल डीएनए की, तो हम किस तरह निकालते हैं। देखिए, अगर हमारे पास 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस प्रेजेंट है, सपोज कीजिए कि जो मैमेलियन सेल है, जैसे हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपको अच्छी तरह पता है कि 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ 0.34 नैनोमीटर, पढ़ा था हमने। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 0.34। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करती हूँ देन इट इज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम। और नैनोमीटर में क्या हो जाएगा बच्चों? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, नैनो मीन्स -9, तो 10⁻⁻9 इस तरह भी लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, अब हमें मान लो लेंथ निकालनी है टोटल डीएनए की, ह्यूमन सेल की। तो हमारे पास डिस्टेंस है 2 बेस पेयर के बीच में। अगर मुझे नंबर ऑफ बेस पेयर्स पता चल जाएं उस डीएनए में, तो मैं टोटल लेंथ निकाल सकती हूँ। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास डीएनए है, मुझे इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 सपोज कीजिए हमारे पास 6 बेस पेयर है। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, तो मैं इस पूरे डीएनए की यहाँ तक
सपोज कीजिए एक और बेस पेयर है, यहाँ तक लेंथ कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर मुझे इसकी लेंथ पता चल जाती है तो मैं इस पूरे डीएनए की लेंथ कैलकुलेट कर सकती हूँ बाय काउंटिंग नंबर ऑफ बेस पेयर्स, यस और नो। इसी तरह से दो बेस पेयर कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एडिशनल, साथ साथ जो हैं दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों दैट इज 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। और नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, ठीक है। अब अगर मैं इन नंबर ऑफ बेस पेयर्स को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूँ, दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस से, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस निकल आएगा, टोटल डिस्टेंस निकल आएगा, दो बेस पेयर के पूरी लेंथ निकल आएगी डीएनए की, ठीक है। तो इस तरह से लेंथ को कैलकुलेट किया जाता है। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे लेक्चर्स में, ठीक है। लेंथ इज फार ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियस का डायमेंशन होता है वो कितना है, 10⁻⁻⁶ मीटर, लेकिन देखा जाए तो जो लेंथ है किसकी, डीएनए की, वो तो बहुत ज़्यादा है, 2.2 मीटर। तो किस तरह से वो न्यूक्लियस में अपने आप को कोइल्ड फॉर्म में या न्यूक्लियस में अपने आप को एडजस्ट करता है डीएनए, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखिए बच्चों इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में हमें अच्छी तरह पता है दैट दे डोंट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, वी ऑल नो वेरी वेल। प्रोकैरियोट्स में एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी डीएनए पूरे सेल में स्प्रेड नहीं रहता, डिस्पर्स्ड नहीं रहता, अपनी एक पोजीशन ले रखी है उसने, सिर्फ वहीं पर रहता है, ठीक है। और जिस रीजन में प्रोकैरियोट्स में जिस रीजन में डीएनए रहता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। तो बच्चों डीएनए जो है वो एक ही जगह पर कैसे अपने आप को एडजस्ट करके रखा हुआ है उसने, पूरे सेल में डिस्पर्स नहीं होता। सपोज कीजिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये न्यूक्लियस है, देखिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये मान लीजिए कि ये डीएनए है और ये डीएनए इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में एक ही जगह पर है, पूरे सेल में डिस्पर्स्ड नहीं है। क्या कारण है उसके पीछे, तो बच्चों जो डीएनए होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि डीएनए किससे मिलके बना हुआ है, फॉस्फेट आयंस। तो फॉस्फेट आयंस जो होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो अपने आप को किस तरह से मैनेज करता है पूरे सेल में। न्यूक्लियस तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं कि भाई इसकी बाउंड्री फिक्स है, सिर्फ इसी में रहना है इसको, न्यूक्लियस की डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती ना प्रोकैरियोट्स में। तो क्या होता है बेटा, डीएनए जो कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स दैट आर नोन एज पोलीअमीन्स। तो प्रोकैरियोट्स में जो पोलीअमीन्स प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, डीएनए को बाइंड करके रखते हैं एक जगह, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बच्चों प्रोकैरियोट्स की। तो रीजन जहां डीएनए प्रेजेंट होता है उस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोइड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है बच्चों, जहां आपके प्रोकैरियोट्स में पोलीअमीन्स प्रेजेंट थे, इसी तरह यूकैरियोट्स के केस में आपके जो प्रोटीन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, दे आर नोन एज हिस्टोन्स। उनको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन्स, एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। भाई प्रोटीन जो है वो हमें पता है किससे मिलके बनते हैं, अमीनो एसिड से, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, और मेनली जो इसमें अमीनो एसिड होते हैं बच्चों वो होता है लाइसिन एंड आर्जिनिन। दीज आर बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स हम पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल में, बेसिक कौन से हैं, एसिडिक कौन से हैं, ठीक है। तो हिस्टोन जो है, हिस्टोन किससे मिलके बने हुए हैं, लाइसिन और आर्जिनिन से। लाइसिन और आर्जिनिन क्या करते हैं, इनको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के केस में जो डीएनए होता है वो इन प्रोटीन से रैप्ड होता है, कॉइल्ड होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उसको, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो मेनली जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं बच्चों वो दो तरह के, एक कहलाता है आपका हिस्टोन ऑक्टामर, जिसमें 4 तरह के आपके हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है। टाइप क्या है इसके, H1, H2A, H2B, H3, H4।
तो बच्चों याद रखिए कि जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे जो हमने 4 पढ़े हैं, H2A, H2B, H3, H4, ये तो होते हैं बच्चों एक ऑक्टामर की फॉर्म में। ऑक्टामर क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इनकी 2-2 यूनिट्स होती है, ठीक है, 2 यूनिट H2A की, 2 B की, H3, H4, 2 to 4 to 6 to 8, टोटल 8 यूनिट्स हो गई, इसलिए कहलाता है हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। और जो लास्ट हमारा हिस्टोन है दैट इज H1 हिस्टोन, ठीक है। H1 हिस्टोन क्या करता है? डीएनए को, डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड से अलग अलग, उनको बाइंड करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये H2A की 2 यूनिट्स हो गई, H2B की 2 हो गई, H3 की हो गई, H4 की हो गई। H1 क्या होता है? सिंगल यूनिट होती है इसकी। तो इस फॉर्म में, ठीक है, ये डीएनए देख रहे हो आप, डीएनए बिल्कुल इस ऑक्टामर से रैप्ड है, ये है ऑक्टामर। ऑक्टामर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 8 यूनिट है, 2 H4 की, 2 H3 की, 2 H2A, H2B, ठीक है बच्चों। तो ये कहलाता है बच्चों न्यूक्लियोसोम, दैट मीन्स हिस्टोन प्लस डीएनए क्या कहलाएगा? हमारा न्यूक्लियोसोम, ठीक है। कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल कह देते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने बताया नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए होता है वो रैप्ड होता है किससे? प्रोटीन से, हिस्टोन ऑक्टामर से, जो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम। और जो डीएनए इन 2 न्यूक्लियोसोम्स के बीच में प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स अभी हम आगे देखेंगे लिंकर डीएनए कहलाता है वो। 2 न्यूक्लियोसोम यूनिट्स को जो जोड़ रहा होगा, बीच का जो डीएनए होगा वो कहलाएगा लिंकर डीएनए। देखिए इधर, सपोज कीजिए ये एक न्यूक्लियोसोम है जिसमें हिस्टोन ऑक्टामर होगा और डीएनए भी होगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इन 2 न्यूक्लियोसोम को जो जोड़ रहा है बीच में वो क्या कहलाता है बच्चों? लिंकर डीएनए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मेन आज न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए, और इट इज ऑल्सो नोन एज सोलेनॉइड मॉडल ऑफ डीएनए। इसको बच्चों सोलेनॉइड मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। सोलेनॉइड आपको याद हो रहा होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सोलेनॉइड, है ना। मोटर के बारे में पढ़ा है, कॉइल के बारे में पढ़ा है, तो वो सोलेनॉइड ही कहलाता है। तो उसी से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों मैं आपका कुछ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए, क्रोमेटिन होता है डीएनए प्लस प्रोटीन, जिसके हम न्यूक्लियोसोम की बात कर रहे थे, है ना। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स जब साथ आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। एक सिंगल, इसको मैं क्या कह रही हूँ? न्यूक्लियोसोम, कि भाई ये जो है ये हिस्टोन प्रोटीन और इसके चारों तरफ क्या है? डीएनए कॉइल्ड है, तो वो कहलाता है न्यूक्लियोसोम। और इस तरह से जो न्यूक्लियोसोम बीड्स की फॉर्म में दिख रहे हैं, किसके ऊपर? इस स्ट्रिंग के ऊपर। ये स्ट्रिंग है, ये धागे की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, फूलों की माला बनाते हैं आप, या फिर हम बात करते हैं कि जो आपका पर्ल, मोतियों की माला होती है, तो उसमें क्या होता है? धागा होता है और उसके ऊपर छोटे छोटे मोती होते हैं। तो वो जो मोती जो हैं वो बीड्स का काम कर रहे हैं, वो क्या कहला रहे हैं? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। हिस्टोन प्लस डीएनए है वो न्यूक्लियोसोम। और ये जो पूरा थ्रेड न्यूक्लियोसोम के साथ डीएनए, लिंकर डीएनए भी आ गया, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाता है बच्चों? क्रोमेटिन। क्या कहलाता है वो? क्रोमेटिन। जब ये क्रोमेटिन कंडेंस्ड होगा, जब सेल डिवाइड करने लगता है बच्चों, तो जो हमारा क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, वो और कंडेंस्ड होता चला जाता है, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है, वो सिंगल है, मैंने उसको खींच के रखा हुआ है, रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ रखा है खींच के, तो वो लीनियर दिख रही है। जैसे ही मैं उनको घुमाती जाऊंगी, उस रस्सी को मैं कोइल्ड करती जाऊंगी, तो उसमें छोटी छोटी गांठें बन जाएंगी। तो गांठें क्या हो गई? इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देगा, वो क्या कहलाता है बच्चों? क्रोमेटिन, ठीक है। वो क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। और जब ये क्रोमेटिन और कंडेंस्ड हो जाएगा, उस रस्सी को मैं और कंडेंस कर रही हूँ, घुमाती जा रही हूँ, तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी, ठीक है। ये स्टेज कब दिखती है हमें? जब वो जो हमारा क्रोमेटिन है, थ्रेड है, वो और कंडेंस्ड हो जाएगा, जब वो सेल डिवाइड करने लगता है तब वो कंडेंसेशन शुरू होती है, ठीक है। तो प्रोफेज स्टेज में, जब हम प्रोफेज की बात करते हैं, एम फेज पे आ जाते हैं जब हम, तो एम फेज में जब हम प्रोफेज की बात करते हैं तो क्रोमोसोम इस तरह का दिखाई देता है हमें, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, समझ में आ रही बात?
ये क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है क्रोमोसोम। जब यही क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो जाएगा और क्या बना लेगा? क्रोमोसोम। समझ में आ रही है बात? क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब ये कंडेंस्ड हो जाता है तो हमें कैसा दिखता है? क्रोमोसोम जैसा। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम, अभी मैंने छोटा सा वो बना दिया, आपको याद रहेगा। जब ये क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है तो अपनी कॉपीज बना लेता है बच्चों। अब हम बात करेंगे क्रोमेटिड की। आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है। अब हम बात करेंगे क्रोमेटिड की। जब सेल रेप्लिकेट करने लगता है तो वो अपनी कॉपीज बनाता है। ये 2 कॉपीज बन गई इसकी, और बीच में सेंटर जो पॉइंट है, जो जंक्शन का पॉइंट है, जो इनको जोड़ रहा है आपस में, वो क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। एनाफेज के टाइम ये जो अलग अलग ये जो आर्म्स हैं इसकी, ये क्या हो जाती है बच्चों? सेपरेट हो जाती है। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम की जो 2 आर्म है वो क्या कहलाती है? क्रोमेटिड। क्या कहलाती है? क्रोमेटिड। और वो भी सिस्टर क्रोमेटिड्स। पढ़ चुके हैं ये चीज़ हम। ठीक है, तो क्रोमेटिड कब होगा? जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है तो अपनी 2 कॉपीज बना लेता है, और ये आपस में क्या कहला रही है? क्रोमेटिड्स। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। न्यूक्लियोसोम क्या है बच्चों? डीएनए हेलिक्स। डीएनए जो है वो रैप हो जाता है किसके चारों तरफ? हिस्टोन ऑक्टामर के, और वो क्या कहलाता है? हमारा बीड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, आगे देखिए, फर्दर प्रोसेसिंग पढ़ेंगे हम। अब देखिए, ये मैंने एक सोलेनॉइड मॉडल बनाया है कि नॉर्मल जो हमारा डीएनए होता है दैट इज 2 नैनोमीटर। उसके अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो वो क्या होता है? 2 नैनोमीटर, और वी कैन से 20 एंगस्ट्रॉम। जब ये कंडेंस्ड होएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेटिन फाइबर्स में। दैट मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, फर्दर कंडेंस हो रहा है तो यही क्रोमेटिन फाइबर और कंडेंस्ड होकर हमें इस तरह का दिखाई देता है, जो कि 10 नैनोमीटर हो गया है। ये और कंडेंस्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 30 नैनोमीटर का। जब ये इस तरह का दिखने लगेगा तो ये कहलाता है सोलेनॉइड। ठीक है, क्रोमेटिन क्या हो गया? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये और कंडेंस्ड हो जाएगा, सुपर कंडेंस्ड हो जाएगा, तो क्या बना लेता है? सोलेनॉइड। ठीक है, एंड आफ्टर सोलेनॉइड जब ये 2 नैनोमीटर से कितना हो गया बच्चों? 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर के बाद 300, देन 700, व्हेन इट विल रीच टू 1400 नैनोमीटर। जब ये 1400 नैनोमीटर का हो जाता है बच्चों, इस स्टेज पे कहलाता है क्रोमोसोम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज सोलेनॉइड मॉडल। यही न्यूक्लियोसोम मॉडल था जो समझाता है हमें पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए मॉलिक्यूल बाइंड्स विद हिस्टोन फॉर्मिंग अ वास्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। कई सारे न्यूक्लियोसोम बन जाएंगे। ये न्यूक्लियोसोम कैसे दिखाई देते हैं? जैसे स्ट्रिंग के ऊपर छोटे छोटे बीड्स हो, मोती हो। ठीक है, लेटर ऑन दीज न्यूक्लियोसोम्स विर अगेन कॉइल्ड, कंडेंस्ड और सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन फर्दर और कॉइल्ड होके क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्रोमोसोम के रीजन की अगर हम बात करें बच्चों, तो 2 तरह के रीजन पाए जाते हैं क्रोमोसोम में। वन इज यूक्रोमेटिन, अनदर इज हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो यूक्रोमेटिन कौन सा होगा? यूक्रोमेटिन वो रीजन होता है बच्चों जो सबसे ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। दैट मीन्स उस रीजन का ही डीएनए किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? एमआरएनए में। यही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, तो यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड क्रोमेटिन जो होता है, ठीक है, ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं होता, लूज होता है जो, वो क्या कहलाता है? यूक्रोमेटिन। समझ में आ रही बात? ठीक है, और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होगा? जो बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड होगा, वो क्या कहलाएगा? हेट्रोक्रोमेटिन। दूसरा कारण, जब ये लूजली पैक्ड है बच्चों, तो जाहिर सी बात है इसको अगर हम स्टेन करते हैं किसी भी डाई से, किसी भी कलर से, अगर मैं इसको स्टेनिंग करना चाहूँगी तो ये स्टेन नहीं होगा, लाइटली स्टेन्ड होगा, क्योंकि डाई वहाँ रिटेन ही नहीं हो पाएगी। एक देखिए बहुत कंडेंस्ड डीएनए है, ठीक है, बहुत कंडेंस्ड है, इसमें मैंने अगर डाई के पार्टिकल्स डाल दिए तो ये अब इनको क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा। और वहीं अगर लूजली पैक्ड डीएनए है, अगर मैं डाई डाल रही हूँ तो वो डाई बाहर निकल जाएगी, इल्यूट हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो जो डार्कली स्टेन्ड एरिया होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है, जो लूजली स्टेन्ड एरिया होता है वो यूक्रोमेटिन कहलाता है। ठीक है,
और जो यूक्रोमेटिन वाला होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू हेट्रोक्रोमेटिन। दैट मीन्स ये जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर फॉर्म में और आरएनए बना देगा। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं बच्चों? ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, नियर द सेंट्रोमियर। देखिए जो सेंट्रोमियर के पास वाला जो पोर्शन होता है जो शेडेड नहीं है, जिसमें लाइंस नहीं बनाई हुई, इस तरह का जो रीजन है वो क्या कहलाता है हमारा? हेट्रोक्रोमेटिन। सॉरी, ये वाला कहलाएगा हमारा हेट्रोक्रोमेटिन। ये कहाँ प्रेजेंट है? नियर द सेंट्रोमियर प्लस एट द टिप्स। जो क्रोमोसोम के टिप्स पे प्रेजेंट होगा वो भी क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन। और जो सेंट्रोमियर के पास है वो भी क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन। लेकिन जस्ट बिलो द टिप्स, टीलोमरिक जो एंड है हमारे एंड पॉइंट से यहाँ पे और इस रीजन से थोड़ा सा ऊपर, ये वाला जो है ये पार्ट, ये कहलाता है बच्चों हमारा यूक्रोमेटिन। ये क्या कहलाता है? यूक्रोमेटिन। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है हमारा, ये क्या है? ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जल्दी ही इसमें डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थे। फ्रॉम नेक्स्ट अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को आज हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। किन बेसिस पे कहते हैं, उसके क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स है, डीएनए के क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स होने चाहिए जिसके कारण वो जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी, बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आई होप आपको सोलेनॉइड मॉडल क्लियर हो गया होगा। तो बेटा लास्ट में वापस यही कहूँगी कि अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। एनसीईआरटी के जो चैप्टर 5 के क्वेश्चंस थे आप लिखेंगे और मुझे स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक करके एज अ होमवर्क भेजेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।